पालमपुर नाम का एक गांव था। वहां पर जमींदार बहुत ही धनवान और सर्वगुण संपन्न था, लेकिन साथ ही वो बहुत ज्यादा कंजूस था। वो अपने परिवार के लिए एक आलीशान महल बनवाना चाहता था। जमींदार ने अपना आलीशान महल बनवाने का ठेका ठेकेदार राजन को दे दिया। जमींदार ने राजन के बारे में कई बातें सुनी थी कि वो बहुत ही अच्छा है, मेहनती है और बहुत ही काबिल है। इसलिए उन्होंने अपने महल की सारी जिम्मेदारी राजन के ऊपर डाल दी। राजन उनके पास के ही गांव रामपुर में अपनी पत्नी फूलमती के साथ रहता था। जब राजन को ये बात पता लगती है कि पालमपुर गांव के जमींदार ने अपने महल बनाने का काम राजन को दिया है, तो वो खुशी से झूम उठता है और अपने मजदूरों के साथ पालमपुर गांव के लिए निकल जाता है। रास्ते में सभी मजदूर और राजन आपस में बातें कर रहे थे। अरे मैंने सुना है कि पालमपुर गांव में बहुत धनवान आदमी रहता है। हाँ, अगर हमने वहाँ जाकर अच्छा काम किया तो जमींदार साहब हमें स्वर्ण मुद्राओं से नवाजेंगे और साथ ही अगर हम महल अच्छा बना देंगे तो पूरा पालमपुर गांव हमसे ही घर बनवाएगा। लेकिन अगर हमने महल अच्छा नहीं बनाया या हमसे कुछ भी गलती हो गई तो पूरा पालमपुर हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा। और मैंने सुना है ये जमींदार बहुत कंजूस है। कुछ ही देर बाद राजन और उसके सभी मजदूर पालमपुर गांव पहुंच जाते हैं। गांव बहुत ही सुंदर था। उस गांव में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि उस गांव में कोई गरीब नहीं था। फिर सभी लोग जमींदार के महल बनाने वाली जगह पर पहुंच जाते हैं। जमींदार उन सबसे बातें करने आता है। क्यों ठेकेदार साहब, कैसा लगा हमारा गांव? पालमपुर का पानी पसंद आया है कि नहीं? जी सब कुशल मंगल है हुजूर। हमने आप सभी के रहने का पूरा इंतजाम कर दिया है। आप बस जल्दी से हमारे महल बनाकर हमें दे दीजिए। मैंने बहुत सुना है आपके मजदूरों की कारीगरी और ईमानदारी के बारे में। उसके बाद राजन अपने मजदूरों से कहता है, भाइयों, ये समझ लो कि हमारे जीवन का सबसे खास काम हमें आज मिला है। हमें जमींदार का महल बहुत ही सुंदर बनाना होगा। हमें सभी काम सावधानी पूर्वक करने होंगे। जमींदार साहब हम पर निगरानी भी रखेंगे। कोई भी सामान या किसी चीज का घपला नहीं करेगा। अगर ऐसा हुआ तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। हम अपना 100% इस काम में लगा देंगे मालिक। बस आप हम मजदूरों का भी ध्यान रखना। तुम सब उसकी चिंता मत करो। आप सबके रहने और खाने का इंतजाम करवा दिया गया है। कल से बस काम पर लग जाओ और जल्दी से महल तैयार कर दो। इतना कहकर जमींदार वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद राजन अपने मजदूरों को कारीगरी के बारे में समझाने लगता है। हम सबको बहुत बारीकी से काम करना होगा। जमींदार बहुत कंजूस है। अरे मालिक, हमने भी सुना है जमींदार साहब से उतना ही सामान मंगवाते हैं जितने की जरूरत हो। हाँ, पिछली बार पालमपुर में उन्होंने अपने पुराने घर की मरम्मत कराई थी। उसमें रेती और बालू कम होने की वजह से इन्होंने मिट्टी डलवा दी। ऐसा मैंने मरम्मत करने वाले मजदूरों से सुना था। ठेकेदार साहब, मुझे तो अभी से अनहोनी का डर लग रहा है, कहीं हमसे कोई गड़बड़ ना हो जाए। अरे काम शुरू होने से पहले तुम सब अनर्थ बातें क्यों कर रहे हो? सब अच्छा होगा। भगवान हमारे साथ हैं। लगन और मेहनत से सारा काम करो। राजन और मजदूरों को चिंता पूर्वक बात करते देख जमींदार वहां आया और कहा, चिंता की कोई बात नहीं है। महल का सारा सामान हमने पहले ही मंगवा लिया है। बस आप मेरा महल आलीशान बनाइएगा। किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता दीजिएगा, ठीक है? राजन और मजदूर जमींदार की बात सुनकर महल का काम करने की तैयारियां शुरू कर देते हैं। राजन महल में लगने वाले सभी सामान को ठीक से देखता है तो उसे कुछ पत्थर कम नजर आते हैं। वो महल में लगने वाले पत्थरों की पर्ची बनाता है और फिर जमींदार के घर की ओर चला जाता है। फिर जमींदार के घर पहुंचकर महल में लगने वाले पत्थरों की पर्ची जमींदार को देता है। जमींदार साहब, बस कुछ बेशकीमती पत्थरों की कमी है। आप इन्हें मंगवा दीजिए, हमारा सब काम पूरा हो जाएगा। जरूर ठेकेदार जी, जरूर। महल में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। पत्थरों का इंतजाम तो मैं अभी करवा देता हूँ। बिरजू, अरे वो बिरजू, जल्दी से इधर आ। जमींदार का नौकर बिरजू जमींदार की आवाज सुनकर वहाँ आता है। ये ले, ये कीमती पत्थर की पर्ची है। तू अभी बाजार चला जा और यह पत्थर लेके आ। जमींदार से पर्ची लेकर नौकर बेशकीमती पत्थर लाने चला जाता है और राजन वापस महल बनाने वाली जगह पर चला जाता है। नौकर के पत्थर लाने तक सारे मजदूर ठेकेदार से बात करते हैं। राजन मन ही मन सोच रहा होता है, अगर हमने इस बेशकीमती पत्थर से महल बनवा लिया तो पूरा गांव मेरी तारीफ करेगा। फिर मुझे और मेरे मजदूरों को और भी काम मिलेगा। शाम हो चुकी है, आज आप सब आराम कीजिए।
मैंने जमींदार साहब से बोलकर पत्थर मंगवा लिए हैं। कुछ ही देर में जमींदार साहब का नौकर पत्थर लेकर आता ही होगा। कल सुबह उठकर कीमती पत्थर से महल का आगे का काम शुरू करेंगे। सभी वहाँ से चले जाते हैं। कुछ देर बाद जमींदार का नौकर बेशकीमती पत्थर लेकर वहाँ आ जाता है। बिरजू उन कीमती पत्थरों को काम की जगह पर रखवा देता है। कुछ देर बाद रात हो जाती है। पूरे गांव को ये बात पता थी कि जमींदार ने अपना महल बनवाने के लिए बहुत ही कीमती पत्थर मंगवाए हैं। यही खबर जब चोरों को लगती है तो वो कीमती पत्थर चुराने के लिए महल बनने वाली जगह पर आ जाते हैं और कीमती पत्थर को चुराकर अपने साथ ले जाते हैं। सुबह राजन और उसके मजदूर काम की जगह पर पहुंचते हैं तो कहते हैं, मालिक, जमींदार साहब ने तो अभी तक एक भी पत्थर का इंतजाम नहीं किया है। कृपया करके हमें बताइए पत्थर कब तक आ जाएंगे? सारा काम रुका हुआ है। अरे पत्थर तो रात को ही उनके नौकर ने मंगवा लिया था। लगता है कीमती होने के कारण उन्होंने कहीं और रखवा दिए। मैं अभी उनसे पूछ कर आता हूँ। ठेकेदार राजन तुरंत जमींदार के घर चला जाता है। जमींदार उस वक्त अपने घर में आराम फरमा रहा था। जमींदार साहब, मुझे और मेरे मजदूरों को अभी तक पत्थर नहीं मिला। आपने कहा था कि आप इंतजाम कर देंगे। आपके महल का कार्य रुका हुआ है। अरे लेकिन मैंने तो कल ही पत्थरों का इंतजाम कर दिया था। तुम्हारे जाते ही पर्ची मैंने खुद अपने घर के नौकर को दी थी। जमींदार अपने उस नौकर को बुलाकर पूछता है, अरे भाई बिरजू, इधर तो आ जरा। जी मालिक, कहिए। बिरजू, तुमने पत्थरों की व्यवस्था अभी तक नहीं की? मालिक, आपके बोलने पर मैंने सारी व्यवस्था कर दी। मैंने खुद रात को ही पत्थर महल के कार्य वाली जगह पर रखवा दिए थे। अरे तो उस जगह दिखाई क्यों नहीं दे रहे हैं? जमीन निगल गई या आसमान खा गया? इसके बाद राजन और जमींदार दोनों महल के कार्य वाली जगह मजदूरों के पास जा पहुँचे। जमींदार और राजन ने हर जगह देखा, लेकिन उन्हें दूर दूर तक पत्थर कहीं नजर नहीं आया। अरे ठेकेदार, ये क्या कर दिया तुमने? इसमें जरूर तुम्हारा और तुम्हारे मजदूरों का हाथ है। कहीं से भी पत्थर लेकर आओ। मैं नहीं जानता, लेकिन मेरा आलीशान महल तैयार करो। मालिक, हम गरीब जरूर हैं, लेकिन हमने चोरी नहीं की। हम कहाँ से लाएंगे कीमती पत्थर? हम सब के पास तो उतने पैसे भी नहीं हैं। ये सब तुम्हारी जिम्मेदारी है। अगर तुमने मेरा महल तैयार नहीं किया तो मैं हर जगह खबर फैला दूंगा कि तुम और तुम्हारे मजदूर चोर हैं। फिर कोई भी काम नहीं देगा तुम लोगों को। ये सुनकर ठेकेदार निराश होकर अकेले जंगल की ओर निकल गया, ये सोचते हुए कि अब वो क्या करेगा। इतने कीमती पत्थर कहाँ से लाएगा और जमींदार का महल कैसे बनाएगा? हे भगवान, मुझ पर ये कैसी विपदा आ गई है। कुछ तो रास्ता दिखाइए भगवान। राजन जंगल में चलता जा रहा था। वहाँ उसे एक बड़ा सा बगीचा नजर आया। बगीचे के बीचों बीच एक बड़ा सा पेड़ लगा था। उस पेड़ के ऊपर एक लकड़ी का बोर्ड लगा था। साथ ही उस पेड़ के नीचे एक बीज से भरी टोकरी रखी थी। उस पेड़ पर लगे लकड़ी के बोर्ड पर लिखा हुआ था, सच्चे दिल से अपनी एक मनोकामना मांगो और इस बीज की टोकरी में से एक बीज को मिट्टी में गाड़ दो, मनोकामना पूरी जरूर होगी। ये सब पढ़कर राजन ने मनोकामना मांगी और टोकरी में से एक बीज को निकालकर मिट्टी में गाड़ दिया। हे भगवान, मेरी मनोकामना पूरी हो जाए, वरना मैं और मेरे मजदूर रास्ते पर आ जाएंगे। कहीं से भी कीमती पत्थरों का इंतजाम हो जाए। राजन के इतना कहते ही वहाँ पर बहुत सारे पत्थर के पेड़ उग गए। ये सब देखकर राजन बहुत हैरान हो गया। अरे ये क्या, पत्थर के पेड़ कैसे उग गए? मैंने तो आज तक पेड़ पर सिर्फ फल और सब्जियां उगती देखी थी। राजन हैरान होकर ये सब सोच ही रहा था कि तभी पत्थर के पेड़ से आवाज आती है, राजन, तुम बहुत ही ईमानदार आदमी हो और तुमने बहुत ही सच्चे मन से मनोकामना मांगी थी, जिस वजह से तुम्हारी मनोकामना पूरी तो होनी ही थी। मैं एक जादुई पेड़ हूँ और ये बीज भी जादुई है। जो भी व्यक्ति सच्चे मन से मनोकामना मांगता है उसकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। अब तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम इन पत्थरों से जमींदार का महल बना सकते हो। ये सुनकर राजन बहुत खुश हो जाता है और फिर वापस जाकर अपनी मजदूरों को जंगल में ले आता है। राजन सभी को उस पेड़ के बारे में बताता है। अरे मालिक, अब हमें कहीं भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम इस पत्थर के पेड़ से महल को तैयार कर लेंगे। अब हम जल्द ही जमींदार का आलीशान महल तैयार कर देंगे। पत्थर के पेड़ की सहायता से राजन ने जमींदार का आलीशान महल तैयार कर दिया और सारे गांव में अपना बोलबाला कर लिया। मानना पड़ेगा राजन, तुम्हें और तुम्हारे मजदूरों को। पूरी वफादारी और जिम्मेदारी के साथ मेरा ये आलीशान महल तुमने तैयार कर दिया। बहुत खूबसूरत है। इतना सुनते ही सभी मजदूर खुश हो गए
और राजन को अपने कंधे पर बैठाकर नाचने लगे। एक गांव में जूली और काव्या नाम की दो लड़कियां रहती थी। दोनों का घर अगल बगल था। जूली के पिता जहां एक गरीब दूध वाले थे, वहीं काव्या के पिता एक सरकारी अधिकारी थे। जूली जब काव्या के पास अच्छी अच्छी ड्रेस, अच्छा मेकअप और अच्छी साइकिल देखती थी तो वो घर जाकर ये सभी चीजें अपनी माँ से मांगती थी। माँ, मुझे एक सुंदर ड्रेस दिला दो, काव्या के पास बहुत सुंदर ड्रेस है। बेटी, हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम तुम्हारे लिए कोई अच्छी ड्रेस खरीद कर ला सके। तुम्हारे पिता एक गरीब दूध बेचने वाले हैं। उनके पास काव्या के पिताजी की तरह सरकारी नौकरी नहीं है। काव्या जब भी अपनी साइकिल चलाती तो जूली अपने घर के बाहर बैठकर उसे देखती रहती थी। काव्या, थोड़ी देर के लिए मुझे तुम अपनी साइकिल चलाने के लिए दो ना। नहीं नहीं, मेरी मम्मी गुस्सा करेगी। वैसे भी तुमने अपनी शक्ल देखी है, बढ़िया ही साइकिल चलाने वाली। तो जाकर अपने गाय की सवारी कर। काव्या और जूली एक ही महीने जनवरी में पैदा हुए थे। काव्या के जन्मदिन पर काव्या के घर में बहुत बड़ा जश्न होता था। मोहल्ले के सभी लोग जश्न में शामिल होते थे। जूली इस बार काव्या के जन्मदिन में गई तो उसने देखा कि काव्या के घर एक बहुत बड़ा चॉकलेटी बर्थडे केक रखा हुआ है, जिस पर ढेर सारी चॉकलेट लगी हुई थी। काव्या चुपचाप जूली के पास आई और उसके कान में बोली, जूली, तुमने सपने में भी कभी इतना बड़ा केक देखा है क्या? तू तो मेहमान है, इसलिए तुझे केक का छोटा सा टुकड़ा खाने को मिलेगा, लेकिन मैं सारे मेहमानों के जाने के बाद पेट भर केक खाऊंगी। कुछ दिनों बाद जूली का बर्थडे आया। जूली अपनी माँ से जिद करने लगी कि उसके लिए एक बड़ा चॉकलेट केक लाया जाए। माँ, काव्या के जन्मदिन पर आपने देखा था ना कि उसके लिए कितना बड़ा केक आया था। मेरे जन्मदिन पर भी मुझे उतना ही बड़ा केक चाहिए। जाओ लेकर आओ। बेटी, हम उतना बड़ा केक नहीं खरीद सकते। तुम्हारे पापा एक पेस्ट्री ले आएंगे, उसी पर मोमबत्ती लगाकर हम तुम्हारा जन्मदिन मना देंगे। नहीं माँ, मैं पेस्ट्री से जन्मदिन नहीं मनाऊंगी। जूली अपनी माँ से नाराज होकर घर से बाहर चली जाती है और एक पार्क में बेंच पर बैठकर रोने लगती है। उसको रोता देख अजीब से कपड़ों में एक औरत वहाँ आई। क्या हुआ बेटी, क्यों रो रही हो तुम? मेरे सामने रहने वाली काव्या के जन्मदिन पर बहुत बड़ा केक आया था और मेरी माँ मेरे जन्मदिन पर एक छोटा सा केक भी नहीं खरीद पा रही है। वो कह रही है कि पेस्ट्री में मोमबत्ती लगाकर जन्मदिन मना लो। उस अजनबी औरत ने एक चुटकी बजाई और उसके हाथ में एक सुंदर सा चॉकलेट केक आ गया। ये लो, तुम ये केक अपने घर ले जा सकती हो। इसको अकेले मत खाना, दूसरे लोगों को भी बांटना। ये केक कभी खत्म नहीं होगा और ना ही कभी खराब होगा। जो भी इसे खाएगा वो तुम्हें एक दुआ देगा जो सच होगी। लेकिन इसको सिर्फ अपने जन्मदिन पर ही काट के बांटना। अगर तुमने इस केक को उस दिन काटा जिस दिन तुम्हारा जन्मदिन नहीं है तो केक खाने वाले दुआ नहीं बद्दुआ देंगे। जूली उस अजनबी औरत द्वारा दिया हुआ केक घर लेकर आ गई। इतना सुंदर चॉकलेट केक तुम कहाँ से लाई हो? पैसे किसने दिए तुम्हें? कहीं चोरी करके तो नहीं लाई हो? नहीं माँ, मैंने चोरी नहीं की। एक अनजान औरत ने मुझे ये जादुई केक दिया है। इसको खाने वाले के मुंह से एक दुआ निकलेगी जो सच हो जाएगी माँ। उस रात जूली ने अपने जन्मदिन पर जादुई केक काटा। जूली ने जब केक अपनी माँ को खिलाया तो उसकी माँ ने उसे दुआ दी, मेरी बेटी को एक अच्छी साइकिल मिले। अगले दिन जूली के स्कूल में एक आर्ट कंपटीशन होता है जिसमें जूली फर्स्ट आती है और प्राइज में साइकिल जीत जाती है। जूली साइकिल लेकर अपने घर पहुंची। अब काव्या जब साइकिल चलाती तो जूली भी अपनी साइकिल लेकर बाहर आ जाती थी। जूली, तुम्हारे पास इतनी अच्छी साइकिल कहाँ से आई? मेरे पास एक जादुई केक है, उसे काटकर अगर किसी को भी खिलाओ
तो वो इंसान एक दुआ देता है और वो दुआ सच हो जाती है। मेरी माँ ने मुझे साइकिल मिलने की दुआ दी थी। काव्या ने सारी बात अपने माता पिता को बता दी। काव्या के पिता एक रिश्वतखोर सरकारी नौकर थे। उन्होंने सोचा अगर वो केक उन्हें मिल जाए फिर वो किसी से भी मनचाहा काम करवा सकते हैं। काव्या के पिता ने कुछ गुंडों को पैसे दिए। गुंडों ने जूली के घर में डाका डाल दिया और वो जादुई केक लेकर काव्या के पिताजी को दे दिया। अब तो हमारे पास जादुई केक है। काव्या की माँ, मैं तुम्हें जादुई केक खिलाऊंगा तो तुम मुझे दुआ देना कि मैं शहर का सबसे बड़ा सरकारी ऑफिसर बन जाऊं। काव्या के परिवार को नहीं पता था कि केक को सिर्फ जन्मदिन वाले दिन ही काटना है, वरना के खाने वाले के मुंह से दुआ की जगह बद्दुआ निकलेगी और वो सच हो जाती है। काव्या के पिता ने केक काटकर अपनी पत्नी को खिलाया। तभी काव्या की माँ बोली, आपकी सरकारी नौकरी छूट जाए और आप एक दूध वाले बन जाए। क्या तुम पागल हो गई हो? ये तुमने क्या बोल दिया? तुरंत ही काव्या के पिता के पास एक फोन आया जिसमें उनके एक सीनियर ने उन्हें बताया कि रिश्वतखोरी के इल्जाम में काव्या के पिता को नौकरी से निकाल दिया गया है और उनको इसका जुर्माना भी चुकाना पड़ेगा। जुर्माना चुकाने के बाद काव्या का परिवार बहुत गरीब हो गया था। अगले ही सुबह काव्या के मामा उसके घर एक भैंस लेकर पहुँचे। दीदी, मैंने सुना है जीजाजी की नौकरी छूट गई है। ये भैंस पाल लो और दूध बेचने का काम धंधा कर लो। काव्या का परिवार रोते हुए अपनी भैंस लेकर जूली के घर पहुंचा। जूली, हमने तुम्हारा जादुई केक चुराया था ताकि हम बहुत ज्यादा अमीर बन सके, लेकिन इसकी वजह से तो हम गरीब हो गए। काव्या, तुम्हें ये बात नहीं पता थी कि इस केक को सिर्फ अपने जन्मदिन वाले दिन ही काटना चाहिए, वरना केक खाने वाला व्यक्ति आपको बद्दुआ देता है और वो बद्दुआ सच हो जाती है। काव्या और काव्या के परिवार को अपनी चोरी पर बहुत पछतावा हुआ। उन्हें समझ आ गया था कि चुराई हुई चीज से फायदा से ज्यादा नुकसान होता है।